एक बार फिर आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रारंभिक सत्र के बाद हम अब अपने विषय सत्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा का संबंध हमारे संस्कारों से है और समाज में रहने वाले तमाम लोगों के संस्कार देश और काल की संस्कृति की रचना करते चले जाते हैं। आज हम शिक्षा, संस्कृति एवं संस्कार के अनेक आयामों पर अनेक कोणों से चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि इस चर्चा में विद्वत जनों की समर्थ टीम सहभागी है। चर्चा की शुरुआत हम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी से करने जा रहे हैं, जो अपने प्रदेश के बेहद सफल शिक्षा मंत्री भी हैं। मेरा उनका संबंध तो पत्रकार का भी है। मनीष जी ने जी टीवी के अपने सफल कैरियर को दांव पर लगाकर अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन शुरू किया था, अन्यथा हमें कलुषित राजनीति में ऐसा कर्मठ एवं सज्जन पुरुष कहां मिल पाता। उनसे हमारी मुलाकात करा रही हैं डॉक्टर रश्मि सिंह, जो मेरी बहन ही नहीं, दिल्ली की IAS अधिकारी भी है। पब्लिक एजुकेशन का जो रिफॉर्म्स है, गवर्नेंस का जो रिफॉर्म एजुकेशन से, उसके आउटकम से रिलेटेड, वह आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में देखा गया है, पहचाना गया है और सराहा गया है। और जो आपकी किताब अभी आई इस विषय पर, तो किताब जो शिक्षा माय एक्सपेरिमेंट्स एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया क्योंकि बहुत लोगों की प्रेरणा वह भी बनी है। और जो आपने नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स लेकर के आए, इनोवेशन लेकर के आए, वो मेंटर टीचर प्रोग्राम है, वो मिशन बुनियाद है, वो हैप्पीनेस करिकुलम है, वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। तो ये जो फिनोमिनल वर्क एजुकेशन शिक्षा में हुआ, जिसके लिए आपको फाइनेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर 2017 में एवं चैंपियंस फॉर चेंज 2019 में सराहा है, एक तरह से आपके करियर के लिए बहुत कुछ कहता है। और आज इससे उपयुक्त और शायद कोई नहीं रहे जो कि इस विषय पे, जहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, आर्ट एंड कल्चर, संस्कार एवं संस्कृति की बात हो रही है, इसमें हम आपका वक्तव्य सुनेंगे। लेकिन उसके पहले हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आज एक जो बहुत विशेष पुस्तक यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं, जो बिहार में औरंगाबाद, जहाँ पिताजी का जन्म हुआ, तो वहीं के एक छात्र ने, और उस छात्र पर पूरी PhD की, जिस छात्र की कहानी अभी हमने देखी कि वह स्कूल नहीं जाता था, लेकिन वह जब स्कूल गया तो वह कहाँ किस ऊंचाई पे गया। तो उनकी जो पुस्तक है वह हम चाहेंगे कि आज अनावरण हो। डॉक्टर देवेश पांडे जी, जो कि औरंगाबाद से अभी जुड़े हुए हैं हम सबों के साथ। और यह जो पुस्तक है उसका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल सिंह की साहित्य साधना, जिसमें उनकी अनेक विधाओं पे जो आपने PhD की, और उसी को पुस्तकबद्ध रूप में आप सामने लेकर के आए हैं देवेश जी। तो यह अभी हम फिर से अनुरोध करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से कि उसका अनावरण करें। थैंक यू सर। थैंक यू। और अब सर, बिना किसी और औपचारिकता के हम अनुरोध करना चाहेंगे कि बहुत लोग जो बिहार के गांव से भी तस्वीरें आ रही हैं आपके उद्बोधन को सुनने के लिए, बहुत सारे शिक्षक जुड़े हैं, बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, और इंटरनेशनली मेरे पास कई अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए कि कोई बुडापेस्ट से जुड़ा है, कोई अमेरिका से जुड़ा है, सब आपको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, और आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और इस की विशिष्ट समय अवधि के लिए जिस अवसर पर हम ये कार्य कर रहे हैं, मैं आपको, आपके पूरे परिवार को, वृद्ध परिवार को, जो आदरणीय शंकर दयाल सिंह जी के साथ
अपने परिवार का रिश्ता महसूस करता रहा है। उन सबको बहुत बधाई देता हूं मैं आज इस अवसर पर। और मुझे खुशी है कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात भी है कि मुझे इस अवसर पर आप सबने मुख्य अतिथि और आतिथ्य दोनों की जिम्मेदारी दी है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी हम लोग जो जो फिल्म देख रहे थे वो मतलब इतने डिटेल में मैंने कभी बाबूजी के बारे में नहीं जाना, डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी के बारे में, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात राजभाषा समिति के एक कार्यक्रम में हुई थी जब मैं पत्रकार था। और ये वो दौर था जब मैं पत्रकारिता की शुरुआत कर रहा था। तो एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में भी एक हस्ती है और साहित्य में भी एक हस्ती है, वैसे व्यक्ति से एक नौसिखिया पत्रकार का मिलना जैसा हो सकता है, आज मैं याद करता हूं तो बिल्कुल वैसी ही भाव स्मृतियां हैं उस वक्त की कि हमारे लिए मतलब जिनके बारे में सुना है, जिन पदों पर जहां जिस ऊंचाई पे वो थे उस वक्त, वैसे व्यक्ति से मिलना एक नए व्यक्ति के लिए जो पत्रकारिता करके और बस कदम ही रख रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो वो स्मृति अभी भी मेरे ध्यान में है। वो नेशनल आर्काइव्स जो यहाँ जनपथ पर है, इसके ऑडिटोरियम में उनसे पहली मुलाकात हुई थी और उस दौरान उनसे बात हुई। इतने विराम के साथ वो बात करते थे, इतने मुझे याद है आज भी कि इतना ठहराव के साथ उनकी बातचीत चलती थी। तो लगता नहीं था कि किसी राजनेता से मिल रहे हैं या इतने बड़े साहित्यकार से मिल रहे हैं। उनकी बात में जो सहजता थी तो वो मुझे छू गई। और उसके बाद तो कई और बार मिलने का अवसर मिला। और आज ये बड़ा संयोग है कि जब उनसे मैं मिला तो एक पत्रकार के रूप में मिला, और वो खुद साहित्यकार पत्रकार रहे, लेखक रहे। और आज जब उनकी इस जयंती समारोह में शामिल हो रहा हूं बतौर मुख्य अतिथि, तो मैं एक राजनेता के रूप में शामिल हो रहा हूं। और वो दोनों व्यक्तित्व के दोनों ही क्षेत्रों में बहुत बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। पत्रकारिता करते वक्त भी और एक सामाजिक जीवन जीते वक्त भी उनका मुझे संदर्भ बार बार अपने जीवन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, पर जो उन्होंने इमरजेंसी पे किताब लिखी वो हमें हमेशा उस वक्त की राजनीति और उस वक्त के राजनेताओं के अंदर और उन सब के बीच में बाबूजी जैसे लोगों की उपस्थिति का एहसास कराती है। कि इमरजेंसी पर 1977 में मेरे ख्याल से वो किताब लिखी गई थी, जब सो कॉल्ड चौकड़ी जिसको वो कहते थे अपनी किताब में, वो चौकड़ी पूरी तरह से धमाल मचाए हुई थी राजनीति में, और राजनीतिक हस्तक्षेप हर चीज में बढ़ता जा रहा था, और लोगों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा था। उस वक्त उस चौकड़ी के कारनामों को कांग्रेस में रहकर, सत्ता में रहकर उजागर करना एक बहुत बड़ा कदम था, और शायद देश को उसकी जरूरत थी। आज जो काम बहुत स्वयं को निष्पक्ष रहने वाले पत्रकार या बड़े बड़े राजनेता नहीं कर पा रहे हैं, वो उस वक्त उन्होंने किया, और उस कठिन समय में किया। तो ये देश को जब हम उनको याद करते हैं, मेरे जैसे लोग उनको याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस साहस को भी याद करते हैं और उस व्यक्तित्व को याद करते हैं। मुझे रश्मि जी द्वारा और सब रंजन भाई और सब लोगों की तरफ से निर्देश मिला कि मैं थोड़ा सा शिक्षा पे बात रखूं। उन्होंने परिचय में भी कहा, यहाँ जिस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद सिन्हा भी हैं, महाश्वेता जी भी हैं, डॉक्टर महाश्वेता जी, डॉक्टर बलराम सिंह जी भी हैं, प्रोफेसर साहब, और साथ में यहाँ तमाम विद्वजन बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा पर कोई भी बात हम करें और शिक्षा और राष्ट्र निर्माण पर जो आज के दौर में हम कुछ बात सोचें, तो शायद अभी जो फिल्म हमने देखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर शिक्षा नहीं होती, अगर स्कूल नहीं होते, अगर हमें किसी उस दौर में उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही होती, तो एक प्रबुद्ध परिवार का बालक हमें एक अच्छे राष्ट्रनेता के रूप में, अच्छे साहित्यकार के रूप में कैसे मिल पाता? अगर स्कूल नहीं होता, अगर शिक्षा नहीं होती तो बहुत मुश्किल होता। तो इसकी उपयोगिता तो यहां से हम समझ सकते हैं। और इस फिल्म में जो पूरी कहानी बताई उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोड़ स्कूल है। स्कूल
मिला, पढ़ने का मौका मिला, फिर आगे जाके आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला, और उसके बाद में देश ने शंकर दयाल सिंह जी जैसा, डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी जैसा एक व्यक्तित्व पाया। इसी घटना से मैं एक और घटना जो बहुत ताजा है आज के संदर्भ, मतलब आज की खबर के संदर्भ में है, आज के इंडियन एक्सप्रेस में जब हम ये बात कर रहे हैं, आज के एक न्यूज़पेपर में एक खबर सुबह में पढ़ रहा था, वो थी कि पिछले 20 साल में देश के स्कूलों से जिन बच्चों ने टॉप किया है वो कहाँ है। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक अच्छी रिपोर्टर ने उसको पड़ताल किया है, और उसने ये पाया है कि वो सब के सब जो हमारी श्रेष्ठ प्रतिभाएं हमने स्कूलों से निकाली, एक तरफ हमने स्कूल की आवश्यकता और महत्ता पे बात की, उस फिल्म में भी देखा, लेकिन पिछले 20 साल में हम अपने स्कूलों से जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा निकाल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्टर आज ये पड़ताल की करके लाई हैं कि वो अब कहां हैं। तो वो सब के सब विदेश में हैं, वो सब के सब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं। आज इस देश का पिछले 20 साल में जिन लोगों ने भी अपने स्कूल को टॉप किया, उनमें से कोई भी देश में रहकर ना तो आईएएस ऑफिसर है, ना नेता है, ना देश में कंपनी का सीईओ है, ना सेना में है, ना किसी क्षेत्र में जाके कोई अस्पताल चला रहा है या कंपनी चला रहा है जहां से रोजगार मिल जाए। लार्जली किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में एक बड़े पद पर है। तो सवाल यहां यह भी उठता है कि जब हम शिक्षा की बात करें कि हम कैसी शिक्षा की बात करें, वो शिक्षा, वो स्कूल जहां से जब प्रतिभाएं निकलें तो डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी की तरह देश की संसद में बैठें या कलम लेके एक मेज पर बैठकर साहित्य की रचना करें, लेख की रचना करें और राष्ट्र के काम आए, या अमेरिका यूरोप को दान दे दिए जाए। एक बड़ा सवाल आज शिक्षा के सामने खड़ा है, और मैं सुबह से उस स्टोरी के बारे में सोच रहा हूं कि हम अपनी प्रतिभाओं को सेलिब्रेट, यही वो बच्चे हैं जब वो पास होकर हमारे सामने आते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं, परिवार अगले दिन अखबारों में उनके फोटो छपते हैं, उसके बाद में उनको समाज सेलिब्रेट करता है। आज मैंने सोचा कि ये पिछले 20 साल में ये जो बच्चे हमारे स्कूलों से निकले, जो सबसे टॉपर्स थे, ये हमने अमेरिका को दान देने के लिए पढ़ाए थे, हमने यूरोपियन डोनेशन देने के लिए पढ़ाए थे, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को दान देने के लिए पढ़ाए थे, या अपने देश के लिए पढ़ाए थे? अभी तक तो जवाब ना में है। पर यही मैं बात रख रहा हूं कि फिर क्या इन बच्चों की गलती है? क्या हम इसका दोष उन बच्चों को, उस टैलेंटेड यूथ को देंगे जो अपनी प्रतिभा का सही उपयोग ना होते हुए देख और अपने प्रतिभा के उबाल का सदुपयोग ना होते हुए देख एक ऐसे एनवायरनमेंट में चला गया जहां उसको लगता है कि वहां मेरी प्रतिभा का सदुपयोग है? ये उसका दोष नहीं है, ये उस बच्चे का दोष नहीं है, उस छात्र का, उस प्रतिभा का दोष नहीं है। दोष उस वातावरण का है जो हमने अपने मुल्क में पैदा किया है, या जो कमी रह गई है वो हम देख लें उसको। तो शायद ये प्रतिभाएं हमारे देश में, जो सबसे टैलेंटेड बच्चा हमारे स्कूल से निकला था, वो टैलेंटेड बच्चा जिस तरह से किसी अमेरिकन कंपनी को चला रहा है, जिस तरह से किसी यूरोपियन कंपनी को चला रहा है, अगर हमने अपने देश में वातावरण बना लिया होता तो शायद हमारे ही देश की किसी कंपनी को चला रहा होता, उसके काम की वजह से जो 1000 रोजगार पैदा हुए हैं वो हमारे ही देश के बच्चों को मिल रहे होते, उसके काम की वजह से जो प्रॉफिट वो कंपनी कमा रही है, वो प्रॉफिट हमारे देश की इकोनॉमी में शामिल हो रहा होता। वो प्रॉफिट आज अमेरिका की कंपनी में, अमेरिका की इकोनॉमी में शामिल हो रहा है। हमारे हिस्से में भले ही सैलरी आ रही हो एक बच्चे की, 2 बच्चों की, लेकिन कुल मिलाकर वो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो तो अमेरिका के हिस्से में जा रहा है। कुल मिलाकर वो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो यूरोप के उस देश के हिस्से में जा रहा है जहां की वो कंपनी में काम कर रहा है। तो जो शिक्षा की जब हम बात करें और राष्ट्र निर्माण की बात करें, तो ये भी बात करें कि शिक्षा कैसी। सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान चला के देश के बच्चों को ABCD लिखना सिखा के, मिड डे मील बांट के या उनको यूनिफॉर्म में खड़ा करने से राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। मैं पिछले 5-7 साल में, 5-6 साल में जब मैं स्कूलों में गया हूं, जितना मैंने इस देश की शिक्षा को समझा है, और शिक्षा के बारे में मैं जो भी अपनी राय बना पाया हूं, उस राय के बारे में एक कैविएट तो यह है कि किसी शिक्षाविद की राय ना मानी जाए। मैं शिक्षाविद नहीं हूं, मैं शिक्षा का बहुत बड़ा ऐसा कोई जानकार नहीं हूं जिसके पास शिक्षा के समाधान हो। मैं एक नेता हूं और डेमोक्रेसी में मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि पीड़ा कहां है, गलत कहां हो रहा है, मैं उसको इस चेयर पे आके रिप्रेजेंट करता हूं और कोशिश करता हूं कि
यहाँ इस चेयर पर, इस चेयर से आगे जो लोग बैठे हैं, वो चाहे अधिकारीगण हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, वो सब उस बात को समझें जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कि जिस समाज को मैं आता हूं, जिस देश से मैं आता हूं, जिस दुनिया से मैं आता हूं, जिस वातावरण से आता हूं, वहां हो क्या रहा है शिक्षा के नाम पे? वहां यही हो रहा है कि या तो, मतलब जो मोटे तौर पे मैं कहता हूं कि हमारे देश में शिक्षा पर जो इस तरह का मॉडल है, उस मॉडल की खामी ये है कि यहां 5% बच्चों को बहुत शानदार एजुकेशन मिलती है और 95% बच्चों को एकदम काम चलाऊ एजुकेशन मिलती है। जिन बच्चों को शानदार एजुकेशन मिलती है वो क्या करते हैं, उसका सैंपल आज के इंडियन एक्सप्रेस की वो स्टोरी में है कि वो अमेरिकन कंपनी में, यूरोपियन कंपनी में, किसी और जहां भी उनको लगता है कि मेरी प्रतिभा को सम्मान मिलेगा, जहां भी उनको लगता है कि मेरी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का, उसको और बढ़ाने का, उसका सदुपयोग करने की मुझे जगह मिलेगी, वो वहां जाता है, उसकी गलती नहीं है। लेकिन 5% बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देते हैं और 95% बच्चों को हम काम चलाऊ शिक्षा देते हैं। 5% बच्चों को इतनी शानदार शिक्षा देते हैं कि वो दुनिया की किसी भी कंपनी में नौकरी करने के लिए अगर सोचे तो वो कंपनी उसको लेने के लिए लालायित रहती है। वो दुनिया की किसी भी संस्थान, नासा से लेके गूगल तक, दुनिया के किसी भी संस्थान में काम करने का सपना देखे और दुनिया की उस कंपनी में बैठे हुए लोग चाहते हैं, उस संस्थान में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि आदमी हमारे यहाँ के काम करेगा तो हमको फायदा होगा। ये हमारा 5% का शिक्षा का मॉडल है। 95% शिक्षा का मॉडल हमारा ये है कि बच्चा 20 साल, 30 साल, 25 साल की एजुकेशन देने के बाद अगर पीएचडी भी हासिल कर लेता है तो उसके सामने संकट ये है, उसको ये समझ नहीं बन पाती कि मैं करूं क्या। उसके सामने ये संकट खड़ा होता है कि मैं अब इस डिग्री, इस सर्टिफिकेट, इस 20 साल की तपस्या के बाद जो मुझे हासिल हुआ है, इसका इस्तेमाल करके अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी कहां से खाऊं। वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, वो कुछ योगदान देगा राष्ट्र निर्माण में, वो कुछ समाज के निर्माण में योगदान देगा, वो तो अपेक्षा बहुत दूर की बात है। वो स्वयं के 2 वक्त, स्वयं के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए लाले पड़े रहते हैं। उसके 95% बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। ये मेरा वक्तव्य शायद कुछ लोगों को लगे कि पॉलिटिकल वक्तव्य है, लेकिन हकीकत ये है, और जिसको मैं आधार दे सकता हूं अपने इससे, कि किसी भी सरकारी नौकरी में, अभी तो ग्रेड 4 बंद हो गए हैं, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के एडवर्टीजमेंट के एप्लीकेंट्स की क्वालिफिकेशन निकाल के देख लीजिए। दिल्ली पुलिस में जब चपरासी की नौकरी निकलती है तो उसमें पीएचडी तक लोग अप्लाई करते हैं। मैं चपरासी के पद को हे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये हे कर रहा हूं कि इस आदमी को जिसको आपने पीएचडी कराई, क्यों पीएचडी कराई, क्यों उसके इतने सारे साल लिए? 10वीं पास करा के छोड़ देते, वहीं से चपरासी बन जाता ना। 10वीं के बाद से लेके और पीएचडी तक के उसके सफर में, उसके जीवन में वो घटना ही नहीं घटी जो शिक्षा से घट जानी चाहिए थी, कि वो कहे कि यार अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, मैं चाहे ट्यूशन पढ़ाने का काम कर लूंगा, 4 बच्चों को शिक्षा देने का काम कर लूंगा। आपने ये जो रिसर्च सो कॉल्ड पीएचडी में की है, या इतनी एमए, एमएससी और बीए, बीएससी, इन सब में जो योग्यता हासिल की है, इसका इस्तेमाल कुछ दुकान चलाने में, कोई फैक्ट्री चलाने में, 4 लोगों को नौकरियां देने में कर सकता हूं, अपनी रोजी रोटी कमाने में। उसके अंदर वो आत्मविश्वास ही नहीं है, उसके अंदर वो योग्यता ही नहीं आ रही है। तो ये हम 95% बच्चों को दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि 95% बच्चों को काम चलाऊ एजुकेशन देके हम राष्ट्र निर्माण का सपना नहीं देख सकते, हम राष्ट्र का निर्माण कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो 95% है, एक्चुअल में राष्ट्र तो यही है। 5% तो या तो उसमें से लोग किसी दूसरी कंपनी में चल रहे हैं या बहुत सिक्योर्ड लाइफ में चले गए हैं। 95% सड़क पे दिखते हैं, 95% गांव में दिखते हैं, 95% शहर के बाजारों में दिखते हैं। वो 95% है, वो नौकरी मांगते दिखते हैं, वो नौकरी ना मिलने पर सुसाइड करते दिखते हैं। जब नौकरी नहीं होती है, रोजगार के साधन नहीं होते हैं, तो चोरी चकारी करते दिखते हैं। नौकरी नहीं है, नौकरी लेने की, किसी को देने की, कुछ करने की समझ नहीं है, तो वो किसी तरह की हिंसा, भेदभाव, नफरत, इन सब में दिखते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब हम शिक्षा पे बात करें तो मूल रूप से हम 95% बच्चों को हम कैसे शिक्षा दे रहे हैं उस पर बात करें। वहां भी फैसिलिटीज का जिक्र करें। रश्मि जी ने उसका जिक्र किया थोड़ा सा कि पिछले 5 साल से जब से हम सरकार में हैं, हमने कोशिश की है कि फैसिलिटीज में कमी ना हो। हमने 25% बजट किया एजुकेशन का। तो इसका रोमांटिसिज्म नहीं है कि 25% बजट कर दिया अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ठीक होने वाला है बजट। जब तक आप वहां उसको सही से इस्तेमाल ना करें। हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने अच्छे स्कूल की बिल्डिंग बनाई ताकि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के बीच में वो भेदभाव ना रहे। गवर्नमेंट स्कूल वाले में पढ़ने वाले बच्चे को ये ना लगे कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा जो पड़ोसी है या मेरा रिश्तेदार है उसका सौभाग्य है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। उस भावना से ऊपर उठ के वो
पढ़ सके, इसलिए अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, अपने टीचर्स को दीन दुनिया देश दुनिया की सारी एजुकेशन सिस्टम्स को देखने के अवसर दिए कि जाइए जापान में देख के आइए, सिंगापुर में देख के आइए, कैम्ब्रिज में देख के आइए, उनको लंदन भेजा, उनको अमेरिका, मॉस्को, जर्मनी सब भेजा, कि फिनलैंड भेजा, जाके देख के आइए दुनिया में एजुकेशन सिस्टम कहाँ कैसा चल रहा है। अपने प्रिंसिपल्स को भेजा, IIM जैसे संस्थानों को साथ में लिया, तो आज उसकी वजह से थोड़े से परिवर्तन हुए हैं। पर अगर कोई ये सोचे कि हम भी अपनी एजुकेशन का बजट 25% कर देंगे और अपने प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेज देंगे, उससे बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बदलने क्या जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका जब हम बात करें, सोचें कि उसको कैसे, शिक्षा का इस्तेमाल कैसे किया जाए देश को खड़ा करने में, तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये भी समझें कि हमें बदलना क्या है। उस पर मैं आखिर में थोड़ी सी बात रखूंगा और उसके बाद इस कार्यक्रम को और आगे की तरफ लेकर चलेंगे। बदलना क्या है शिक्षा में, अगर हम शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण के लिए बदलना है मानसिकता। अभी जो शिक्षा हम दे रहे हैं, उस बच्चे को भी जो टॉप कर रहा है और उस बच्चे को भी जो अभी हमारे हिसाब से, हमारे नंबर्स के गणित में फ्लॉप हो जा रहा है, हम दोनों को टैलेंट तो दे रहे हैं लेकिन सोच नहीं दे रहे, उसकी चेतना नहीं जगा रहे, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति, मानवता के प्रति, उसकी चेतना वाले पार्ट पे हम शायद फेल हैं, उसके कमजोर हैं। लेकिन अंत में मैं जो बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम अपनी शिक्षा में जहां पिछड़ रहे हैं वो मानसिकता में पिछड़ रहे हैं। हम टैलेंट दे पा रहे हैं, मानसिकता नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने बच्चे को ग्रामर पढ़ाते हैं तो उसको ग्रामर का एक्सपर्ट बना सकते हैं, फिजिक्स मैथ पढ़ाते हैं तो फिजिक्स मैथ का एक्सपर्ट बना देते हैं, लेकिन मानसिकता में पिछड़ जा रहे हैं। उसको वो मानसिकता नहीं दे पा रहे हैं जो राष्ट्र से जुड़ सके, जो समाज से जुड़ सके, जो परिवार व्यक्ति से जुड़ सके, उसकी सोच नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हमने कोशिश की है, तो मैं जब कहता हूं कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से कुछ समझने की कोशिश कीजिए या उस पर हमसे बात करिए, तो मैं स्कूल बिल्डिंग पे नहीं कहता हूं, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग 5 स्टार बनाना कोई अचीवमेंट नहीं है। आज जो बिल्डिंग मैंने बनवाई है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद डिटोरेट भी होंगी। आज जो डिटोरेट हुई है वो भी 10 साल पहले किसी ने बनवाई होंगी, 20 साल पहले किसी ने बनवाई होंगी। स्कूल बिल्डिंग बनवाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है शिक्षा में। उपलब्धि है कि आपने मानसिकता की दिशा में क्या किया। आपने 95% बच्चों के एजुकेशन में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट में क्या किया, उस पर जो जिक्र करूंगा कि आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे जिनको हम सफलता के मापदंड मानते हैं, वहां भी बच्चे छूने लगे हैं। आज दिल्ली में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां के एक ही स्कूल में 80 बच्चों में से 5 IIT में गए हैं। वो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी गए हैं, लेकिन केवल और केवल IIT में 5 बच्चे 80 में से गए हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं हमारे जहां से 2, 3, 4 बच्चे, 80 बच्चे होते हैं वहां पे 12वीं क्लास में, 80 में से 2, 3, 4 एक बच्चा कई स्कूलों से IIT में गया है। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में JEE का एग्जाम पास करके गए हैं और इन्होंने कोचिंग नहीं की। हमारे उन्हीं टीचर्स ने जिनको 5 साल तक पहले तक कहा जाता था सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं है, उन्होंने ही न सिर्फ पढ़ाया बल्कि इतना पढ़ाया, इतने अच्छे से पढ़ाया कि आज बिना कोचिंग के इतना शानदार रिजल्ट जितना हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल के टीचर्स ने दिया, उतना शानदार रिजल्ट तो कोटा की, जिसको हम कोटा फैक्ट्री बोलते हैं, वहां से भी नहीं निकल पाया। कि साहब 80 बच्चों में से 5 बच्चे IIT चले गए और उसके बाद बाकी DTU, IIIT और बाकी जगह भी गए हैं। क्वालिटेटिव, ये मैं कह रहा हूं सफलता के जिन चीजों को हम बहुत बड़े मापदंड के रूप में देखते हैं, हमारा एक स्कूल ऐसा है इस बार जिसकी 80 में से 36 लड़कियों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। दूसरा स्कूल ऐसा है जिसमें 29 और उसके बाद 26, 23, 22, 20 से नीचे या 10 से नीचे, तो बहुत ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां की लड़कियों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये मैं क्वालिटेटिव इंप्रूव की बात कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा दुनिया की स्कॉलरशिप्स हमारे बच्चे ले रहे हैं, दुनिया के संस्थानों में जा रहे हैं। जापान की सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप इस बार लेके जापान की यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा गया है कंप्यूटर साइंस में। ऐसे मॉस्को के ओलंपियाड में शायद ही कभी देश के किसी सरकारी स्कूल के बच्चे ने ओलंपियाड में मेडल लिया हो, लेकिन अब मॉस्को के ओलंपियाड में हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे मेडल्स लेके आ रहे हैं। सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं। पर जो सोच है, ये हमारा टैलेंट है। इस टैलेंट के बेस पे भी मैं जानता हूं कि अगर खाली हमने इस टैलेंट के बेस पे छोड़ दिया तो हम अच्छी नौकरी करने वाले लोग फिर से उन देशों को दे रहे होंगे जहां हमारे देश का टैलेंट पहले से जा रहा है। मानसिकता, उसके लिए हमने 3 स्टेप उठाए हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। पहला है
हैप्पीनेस करिकुलम। हम नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे को मेडिटेशन और अंदर उसके मन के उद्गारों की समझ, उसके भाव की समझ, उसके जैसे कहते हैं साइंस ऑफ इमोशंस कि पूरे एकदम साइंटिफिक तरीके से, कोई रिलीजियस तरीके से नहीं, कोई हम भक्ति भाव में नहीं, अंधभक्ति के उसमें नहीं, बहुत वैज्ञानिक तरीके से उसको हम नर्सरी से लेकर 8वीं तक उसकी पढ़ाई करा रहे हैं। जहां हमारी कोशिश यह है कि नर्सरी से जब बच्चा जब चले तो भाव पक्ष उसका 8वीं तक आते आते बहुत मजबूत हो जाए, वो इमोशनली बहुत मजबूत हो जाए बच्चा। किन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करना है, विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत कैसे रहना है, ये सारे पक्ष उसके मजबूत हो जाए। 9वीं से 12वीं तक हम प्रोफेशनली बच्चे को साउंड करने पे काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के जरिए। हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखा रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट सिखा रहे हैं। ये बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए भी, क्योंकि जो रूटीन शिक्षा पंडित हैं उनको ये स्वीकार नहीं था कि माइंडसेट का करिकुलम कैसे हो सकता है। मैंने कहा जैसे आप बच्चे चलते हैं, जैसे गुस्सा करते हैं, जैसे हंसना सिखाते हो, वैसी माइंडसेट भी सिखा सकते हैं। और आज हम 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स बनाना अलग बात है और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाना अलग बात है। तो उसमें भी हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तीसरा इंटरवेंशन जो अभी हमें करना है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो देशभक्ति पाठ्यक्रम। देशभक्ति पाठ्यक्रम भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देशभक्ति का मतलब सिर्फ हम ये नहीं है कि तिरंगे के सामने जोर से सलामी देना है या भारत माता की जय का नारा जोर से लगाना है, 15 अगस्त पे जरूर जाके तिरंगा फहराना है। देशभक्ति खाली उससे नहीं है, वो सब करना चाहिए, सैनिक को सलाम भी करना चाहिए, जरूरत पड़े तो देश पे जान भी देनी चाहिए। लेकिन देशभक्ति इस बात में भी है कि आप अपने शहर में जब कार चला रहे हैं तो रेड लाइट पे आप खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते। अगर आप रेड लाइट पे इसलिए खड़े होते हैं कि आपका 2000 रुपए का चालान कट जाएगा, तो आप चेक करिए कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है। अगर आप रेड लाइट पे आप इसलिए खड़े हैं, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, सिपाही खड़ा है कि नहीं खड़ा, चालान कटे कि नहीं कटे, लेकिन मेरे देश का नियम है कि मुझे रेड लाइट पे खड़े होना है और मुझे रेड लाइट पे अपनी गाड़ी रोक के खड़ा होना है, वो आपकी देशभक्ति की परीक्षा है। अगर आप मिठाई बेचते हैं और 15 अगस्त के दिन जो तिरंगा फहराने के लिए मिठाई जाती है उसमें आप मिलावट करके भेजते हैं, तो फिर आप किस बात के देशभक्त हैं। अगर आप रक्षाबंधन के दिन, दीपावली के दिन मिठाइयों में मिलावट करते हैं और फिर आप तिरंगे के सामने बहुत ज्यादा जोर से ज्यादा भारत माता के जय का नारा लगाते हैं, तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है। तो जो मानसिकता की जो मैं बात कर रहा हूं, तो वो मानसिकता हम नर्सरी से लेके बच्चे के अंदर उसके भाव पे हम शुरू करेंगे, उसके क्रिटिकल थिंकिंग पे शुरू करेंगे। तो ये पाठ्यक्रम अभी बन रहा है। मैं चाहूंगा कि इसमें आप सब लोग भी इनपुट दें, जो लोग इसको अभी प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो इसके देखेंगे। तो आज एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करते हुए, जिनसे मैं खुद भी व्यक्तिगत जीवन में अभिभूत रहा हूं, राष्ट्र उनका ऋणी है कि उन्होंने देश के साहित्य के लिए, समाज के लिए, देश की राजनीति के लिए जो मानक स्थापित किए, उन्हें बहुत लोग छूने का, उन्हें बहुत उनके पास जाने का सपना देखते हैं। उनके जन्मोत्सव पर, उनके उस कार्यक्रम में उनको याद करते हुए मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को, और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से एक स्कूल ने उनको उस गांव से राष्ट्र के फलक पे पहुंचाया, वो कहते हैं कि हजारों साल अपनी नरगिस अपनी बेनूरी पे, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात ठीक है, काफी हद तक सच है, लेकिन ये भी सच है कि अगर हम स्कूल नहीं खोलेंगे तो इस तरह के जो दीदावर हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो फिर धूल में ही पड़े रहेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा वो हुए कि नहीं हुए। उनकी जो प्रतिभा है, उनके अंदर जो योग्यता है, उनके अंदर जो उनके कई जन्मों का पुण्य है, वो निखर के राष्ट्र के काम, समाज के काम नहीं आ पाएगा अगर हमने स्कूल नहीं खोले। स्कूल खोलें तो अपनी प्रतिभाओं को दूसरों को दान करने के लिए ना खोलें, बल्कि अपनी प्रतिभाओं को अपने इस्तेमाल में कैसे लाया जाएगा, अपने राष्ट्र के निर्माण में कैसे लाया जाएगा, इसको बहुत करेक्ट करके खोलें। हमारे सिस्टम में खामियां हैं, उनको ठीक करके खोलें। मैं बहुत श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हुए डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत सम्मान अर्पित करते हुए आप इस बातचीत को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे आपके प्रति उस उद्बोधन का, जहां आपने कनेक्ट किया कहीं न कहीं इस पूरे विषय को, जहां शिक्षा भी है, संस्कार भी है, संस्कृति भी है, और उसको पूरे राष्ट्र निर्माण के साथ और एक बहुत बड़ी सोच के साथ कि यदि सोच नहीं, चेतना नहीं, मानसिकता नहीं, तो राष्ट्र निर्माण कैसे संभव। और सिर्फ यह सोच ही नहीं, कार्य द्वारा जिस तरह से आप उसको परिवर्तित करते हैं रोज प्रतिदिन,
उसके लिए आपको पुनः बहुत साधुवाद। और शंकर संस्कृति प्रतिष्ठान की ओर से डॉक्टर मनीषा, जो कि खुद एक शिक्षाविद हैं, मैं चाहूंगी कि हम सबों की तरफ से एक स्नेह भरा एक स्मृति चिन्ह जिसमें एक लाइन जो है पिताजी के अक्षर में लिखा हुआ है वह आप भेंट करें, और जो हमेशा मांगते थे चरे रहती चरे रहती चरे रहती, दीक्षा आप आए आप भी आइए। थैंक यू मनीषा जी। यायावरी जो है उनकी बहुत फेमस थी, मैंने आपको बताया। और अखबार में जिस दिन निकलता था उस दिन हिंदी अखबार में पटना शहर में मार हो जाता था कि वो कब हम एक अखबार एक परिवार में होता था। और इसी के साथ जो बाकी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, तो हम लोग अब रंजन जी मेरे बड़े भाई रह रहे हैं, और साथ में एक जो हर बार एक एक्सेप्शनल अचीवर से परिचय कराया जाता है, तो इस बार उस शिक्षाविद के साथ में तो हम चलेंगे पुनः टू द नेक्स्ट सीक्वल, जहाँ पे हमारे बहुत विशेषज्ञ जो है पैनल डिस्कशन में भी शामिल हो रहे हैं। ओवर टू यू रंजन भाई, नमस्कार। आज भारत में शिक्षा की बात हो और श्री रणजीत सिंह देसाले को याद न किया जाए, यह कैसे संभव है। महाराष्ट्र के गांव के इस प्राइमरी टीचर को ग्लोबल टीचर अवार्ड मिलना देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने प्राइमरी स्कूल में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके लिए उन्हें लगभग 7 करोड़ रुपयों की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने देश भर में निरीह और बेचारा मान लिए जाने वाले प्राइमरी टीचर को गौरव का एहसास कराया है। उन्हें बधाई देने और आगे की उनकी योजनाओं के लिए शुभकामनाएं देने के साथ ही हम उनके बारे में कुछ YouTube वीडियो यहां साझा कर रहे हैं। The winner of the Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. I just wanted to create a learning environment for every student that could spark the curiosity and make them innovative problem solvers so that they could contribute to the community.